नमस्कार दोस्तों, हजारों रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़क पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पिछले 2-3 हफ्तों में कई प्रोटेस्ट देखने को मिले दिल्ली में। एक प्रोटेस्ट मार्च निकाली गई सफदरजंग हॉस्पिटल के पास। एक और प्रोटेस्ट मार्च निकली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और कई और मार्चेस निकाली गई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के रेजिडेंस तक। इन प्रोटेस्ट के दौरान एक फेस ऑफ भी देखने को मिला पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में। दोनों तरफ लोगों ने क्लेम किया कि उनकी तरफ के लोग इंजर्ड हो गए और कई डॉक्टर्स को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया। यह तो एक ऐसी चीज हो गई है जो कि आजकल के प्रोटेस्ट में बड़ी आम बात हो गई है। पुलिस और प्रोटेस्टर्स का क्लैश होना और पुलिस का एक बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करना प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, लेकिन पुलिस के क्रैकडाउन के बाद एम्स के डॉक्टर्स और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स भी इस प्रोटेस्ट में अब जुड़ गए हैं। फेडरेशन ने कहा है कि प्रोटेस्ट के तौर पर सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने काम से विड्रॉ कर लें, इंक्लूडिंग इमरजेंसी सर्विसेज। और ये एक एक्चुअली में ऐसी चीज है जो नवंबर एंड से ऑलरेडी होने लग रही है। कई रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने काम को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। तो सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये उठता है कि एक्चुअली में रेजिडेंट डॉक्टर्स क्यों प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं? क्या इसके पीछे असली रीजन है और क्या इनकी डिमांड्स हैं? आइए आज के वीडियो में समझते हैं। तो दिल्ली पुलिस से कल हुई झड़प से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप कर दिया है। डॉक्टर्स सड़कों पर हैं और अपनी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक का सहारा लेंगे। During the demonstration yesterday, doctors were taken into custody by the Delhi police and doctors have alleged police brutality. Around 4,000 resident doctors have been detained at Delhi Sarojini Nagar police station. ये पूरा इशू एक्चुअली में है नीट पीजी काउंसलिंग के डिले का। असल में बात क्या है, कई साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक एग्जाम हुआ करता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT। ये एंट्रेंस एग्जाम होता था कई सारे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए। लेकिन 2013 में सरकार ने NEET यानी नीट इंट्रोड्यूस किया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसका एम था कि नेशनल लेवल पर यह इकलौता मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बन सके जिसकी मदद से आप देश के सारे मेडिकल डेंटल कोर्सेज में एडमिशन ले सके। शुरुआत में इस नीट एग्जाम के खिलाफ कुछ पिटीशंस फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में इसे रुकवाने के लिए, लेकिन 2017 तक इस नीट एग्जाम ने AIPMT को और ज्यादातर और जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ करते थे उस वक्त के, उन्हें रिप्लेस कर दिया था। सिर्फ कुछ ही और सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम्स बचे थे जैसे कि एम्स और जिपमर। 2019 तक आते आते इन एक्सेप्शंस को भी हटा दिया गया था और उस वक्त के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उन्होंने अनाउंस किया कि 2020 से देश में सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए अब एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा नीट। तो आज के दिन अब जैसे इंजीनियरिंग के लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है JEE, ऐसे ही अब मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट। अब एक नीट UG होता है और एक नीट PG होता है। क्लास 12 खत्म करने के बाद अगर एक स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज करने हैं जैसे कि MBBS, तो उसे नीट UG एग्जाम लिखना पड़ेगा नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए। और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर एक स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना है जैसे कि MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तो उसे देना पड़ता है नीट PG, नीट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब नीट UG कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पहले CBSE की हुआ करती थी, लेकिन 2019 में रिस्पॉन्सिबिलिटी CBSE से हटाकर NTA को दे दी गई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक सरकारी एजेंसी जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाई गई है, अलग अलग एग्जामिनेशंस और रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन नीट PG कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के पास। ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। अब ये तो हुई एग्जाम रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज, लेकिन आपने नोटिस किया होगा, मैं शुरू से कहे जा रहा हूं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, स्पेसिफिकली रेजिडेंट डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स कौन होते हैं? जब आप ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज करते हो जैसे कि MBBS, इसमें कुछ पार्ट होता है थ्योरेटिकल और कुछ पार्ट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि ऑन ग्राउंड कराई जाती है। इसे मेडिकल इंटर्नशिप की तरह समझ लो। ये डॉक्टर्स आमतौर पर कैंपस में ही रहते हैं, रिजाइड करते हैं, यहीं से ही ये नाम आता है रेजिडेंट डॉक्टर्स। हमारे देश में दोस्तों रेजिडेंट डॉक्टर्स के कंधों पर बहुत बोझ रहता है। जून 2018 के हेल्थ मिनिस्ट्री की डेटा के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग देश में हर 55,000 लोगों के लिए सिर्फ एक स्टेट रन हॉस्पिटल है और 11,000 लोगों के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट एलोपैथिक डॉक्टर है। इतनी कमी है देश में डॉक्टर्स की। ऐसे केस में इस कमी को पूरा करते हैं यही रेजिडेंट डॉक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक ऑर्डर दिया था जिसके तहत उन्होंने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए वर्किंग आवर्स को और आसान बनाया था। इन्होंने कहा था 12 घंटे पर दिन काम करने की इनके लिए लिमिट होनी चाहिए और वीकली एक ऑफ डे इन्हें देना चाहिए ऑन अ रोटेशन बेसिस कम से कम। लेकिन इस ऑर्डर के बावजूद भी इसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होती है और आज के दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को बहुत ओवरवर्क करना पड़ता है। कभी 15 घंटे, कभी 18 घंटे, कभी 20-20 घंटे इन्हें एक दिन में काम करना पड़ता है। अपनी खराब वर्किंग कंडीशंस को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए इन्होंने 2019 में आई एम ओवरवर्क्ड कैंपेन लॉन्च करी थी। और अभी पिछले साल जब हम देश भर के कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद कर रहे थे थालियां और तालियां बजाकर, कौन है ये लोग? ये कोरोना वॉरियर्स, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनमें से ज्यादातर लोग यही रेजिडेंट डॉक्टर्स ही हैं, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली में फ्रंट लाइन पर काम नहीं करते ज्यादातर। इन्हीं लोगों की हम तारीफ करने लग रहे थे, इन्हीं लोगों पर हम फूल बरसा रहे थे। तो आइए समझते हैं क्या है इनका करंट इशू। जो नीट पीजी एग्जाम है, आमतौर पर जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जनवरी में और एडमिशंस का प्रोसेस शुरू होता है मार्च अप्रैल में। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से इसे डिले कर दिया गया एग्जाम को अप्रैल तक। लेकिन जैसे जैसे अप्रैल नजदीक आने लगा फिर भी सिचुएशन ठीक नहीं थी तो एग्जाम को और डिले कर दिया गया और एग्जाम फाइनली जाकर सितंबर में कंडक्ट करवाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया। एग्जाम के रिजल्ट सितंबर एंड में आ चुके थे लेकिन अब दिसंबर चलने लग रहा है। जनवरी में फिर से अगले साल वाले नीट की एग्जाम कंडक्ट करने की डेट आ जाएगी, लेकिन ये पिछले साल के लोगों के लिए अभी तक एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। यूजुअली क्या होता है, एडमिशन के लिए जो सीट्स हैं वो 50% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर आती हैं और 50% स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर आती हैं। मतलब जो जितनी भी सीट्स हैं उनमें से 50% पे आप देश भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं उस सीट पर आने के लिए और बाकी 50% उस स्टेट के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। उस स्टेट के लोग ही उन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ऑल इंडिया वाला कोटा है उसके अंदर अलग अलग रिजर्वेशंस थी। 2020 तक 3 तरह की रिजर्व्ड सीट्स थी, SC, ST और PWD। लेकिन जुलाई 2021 में मोदी सरकार नोटिफिकेशन लेकर आई कि इस ऑल इंडिया कोटा में से अब 2 और रिजर्वेशंस आएंगी, 27% OBC की रिजर्वेशन और 10% EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन। वैसे ये नई रिजर्वेशंस लाते वक्त सरकार ने कॉम्पनसेट करने के लिए सीटें भी नहीं बढ़ाई, सीटों के नंबर उतने ही रहे। ये नई रिजर्वेशंस दोनों पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मेडिकल, डेंटल स्टूडेंट्स के लिए है। अब 2 डॉक्टर्स के ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करी इन नई रिजर्वेशंस के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होने लगी और जब हियरिंग होने लगी तो यह बात निकल कर आई कि ये जो EWS वाली रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वालों की जो रिजर्वेशन है, इसमें सरकार ने एलिजिबिलिटी के लिए अपर लिमिट रख रखी है 8 लाख रुपए पर ईयर की। अब जरा खुद ही सोचकर देखिए, एक फैमिली जो 66,000 रुपीज पर मंथ कमाने लग रही है, क्या उसे इकोनॉमिकली वीक क्लासिफाई किया जा सकता है? क्या उन्हें इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी में डाला जा सकता है? देश भर में 3% से कम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और 2011-12 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो मिनिमम टैक्स स्लैब था वो 1.6 लाख पर था। मैं 2011-12 से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि जो 3% इनकम टैक्स पे करने वाला डेटा है ये एक्चुअली में 2011-12 का ही है। इसका मतलब है कि अगर आप 1.6 लाख पर ईयर से कम आपकी तनख्वाह है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं और देश में 97% लोग ऐसे हैं। तो ये जो 10% की EWS है, इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी है, इसमें 97% से भी कहीं ज्यादा लोग फिट बैठ रहे हैं। ये कौन सी रिजर्वेशन हुई जिसमें 97% लोग आ जाएंगे फिट? जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी उन्होंने कहा इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। अक्टूबर 21 की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, ये 8 लाख का जो फिगर लाए हो तुम, कहीं से तो लाए होगे ना, अपने मन से बनाकर तो नहीं ले आए ये 8 लाख की लिमिट? क्या इसके पीछे डेटा है जिसके बेसिस पे फिगर आया है? बेंच ने पॉइंट आउट किया कि 8 लाख की लिमिट OBCs के लिए भी है, लेकिन OBCs सोशली बैकवर्ड हैं तो सेम लिमिट EWS के लिए लगानी सही नहीं होगी, सेंस नहीं बनता। क्योंकि एक लोअर कास्ट इकोनॉमिकली वीकर आदमी एक अपर कास्ट इकोनॉमिकली वीकर आदमी से और भी ज्यादा बैकवर्ड होता है कास्ट के रीजंस की वजह से। कोर्ट ने कहा कि सरकार सेम लिमिट का इस्तेमाल करके अनइक्वल्स को इक्वल्स बना रही है। गवर्नमेंट वाज मेकिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स।
अब ये पूरा मुद्दा कोई इतना बड़ा मर्डर केस तो है नहीं कि इसे सॉल्व करने में हफ्तों महीनों का समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पर सरकार के तरफ से जो लॉयर हैं वो बहुत टाइम लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अपना टाइम ले रहा है इस जजमेंट को देने में। इस मैटर की आखिरी हियरिंग 25 नवंबर को हुई थी, जब सरकार ने कहा था कि ठीक है चलो हम इस 8 लाख की लिमिट को दोबारा से देखेंगे, इस चीज को रिविजिट करेंगे, हमें 4 हफ्ते का समय और चाहिए। और ये 4 हफ्ते का समय और इन 50,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए ऑलमोस्ट अब 1 साल का डिले बन गया है। इनका पूरा 1 साल बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जनवरी में इनका टेस्ट होना था और अप्रैल तक इन्हें एडमिशन मिल जाना था और अभी तक इन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा। प्रोटेस्ट करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स की सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि इस केस की फास्ट ट्रैक हियरिंग की जाए और जल्दी से जल्दी इनका एडमिशन कराया जाए, इनका काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाए। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि पुलिस इनको इस तरीके से ट्रीट करती है। पुलिस अपने राइट गियर लेकर तो ऐसे खड़ी है जैसे कि ये डॉक्टर्स नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो। ये शुक्र मनाइए कि अभी तक फार्मर्स प्रोटेस्ट की तरह किसी ने ये बोलना शुरू नहीं किया है कि असली डॉक्टर्स तो अपने क्लिनिक्स में बैठकर हॉस्पिटल्स में काम करने लग रहे हैं, तो फर्जी डॉक्टर्स आए हैं जो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। याद है ना, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी यही कहानियां सुनाई जाती थी इन ट्रोल्स के द्वारा, सरकारी न्यूज चैनलों के द्वारा, कि असली किसान तो वहां पर खेतों में काम करने लग रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट करने आए हैं किसान ये तो फर्जी किसान। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो देश में होती है कि जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश करी जाती है। एक ऐसा समय होता था 2011-12 में जब प्रोटेस्ट करने को अपने हक की लड़ाई माना जाता था, प्रोटेस्टर्स को रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता था। उस वक्त के जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी डिमांड, उनकी मांगे काफी जायज थी और आज जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं उनकी मांगे भी उतनी ही जायज हैं। बस फर्क इतना है कि आज के दिन मीडिया और ज्यादा बिक चुका है और सरकार ने अपने ऐसे चमचे बनाए हैं जो नेताओं की छवि बचाने के लिए अपने पड़ोसियों को ही देशद्रोही घोषित कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।